हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू दिस लास्ट वेबिनार, जो कि हमारी सीरीज का 8वां वेबिनार है। और मैंने इस सीरीज में आपको जो पॉइंट्स समझाए हैं, सिखाए हैं, वो सारे पॉइंट्स मेरे अपने नहीं है, ज़ाहिर है मैंने भी बड़े बड़े टॉप ट्रेडर्स से सीखा है, उनके कोर्सेज, उनकी किताबें पढ़ी हैं मैंने। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर अपने लेक्चर के एंड पे कुछ बुक्स रिकमेंड करूँ। और आज जिस शख्स का मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं और जिसकी मैं आपको ट्रेडिंग विजडम समझाऊंगा, वो बिलीव मी, उसने कई सारे दुनिया में ट्रेडर्स को इन्फ्लुएंस किया है। और उसके ट्रेडिंग विजडम की वजह से लोग दुनिया में बहुत सारा उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, लोगों ने बहुत अचीव किया है। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी एक टॉप ट्रेडर बनो, तो आपको भी टॉप ट्रेडर्स की विजडम को फॉलो करना चाहिए, जो कि उनकी बहुत एज ओल्ड पुरानी विजडम है। उन्होंने बहुत सारे मार्केट में साल गुजार के उन्होंने ये विजडम डेवलप की थी। तो आज मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ उसका नाम है रिचर्ड वायकॉफ। रिचर्ड वायकॉफ जो है, उसने 1920s 30s में कुछ बुक्स लिखी थी। उन बुक्स में जो उन्होंने विजडम डिस्कस किया है, उसका मैं आपको थोड़ा सा आज समरी पेश करूंगा। एक और किताब भी है, उसका नाम है 93 लेसन्स फ्रॉम रिचर्ड वाकॉफ। वो भी अगर आप पढ़ना चाहें तो वो एक अच्छी किताब है। और वो है भी बहुत शॉर्ट किताब, वेरी सिंपल एंड स्मॉल बुक है। उसका कोई उसकी जो पेजेस हैं उसके बहुत थोड़े से हैं, तो आप उसको वन सेटिंग में ही फिनिश कर सकते हो। लेकिन द पॉइंट इज कि वो किताब आपको वन सेटिंग में फिनिश नहीं करनी चाहिए। उस किताब से आप डेली एक लेसन पढ़ते जाएं तो आपको बहुत फायदा होगा। क्यों मैं ऐसा ये क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको थोड़ी देर में अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि जो 93 लेसन हैं वाइकॉफ के, उसके अंदर जो विजडम है, उस विजडम को एब्जॉर्ब करने में, उसको अपने जहन में, अपने मन में बिठाने में भी आपको काफी टाइम लगेगा। तो वो टाइम आप अपने आप को दें और अपने आप को वो विजडम सिखाएं, आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, अब विजडम में क्या है, ये पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रिचर्ड वायकॉफ की नज़र में, या जो बड़े टॉप ट्रेडर्स हैं, सिर्फ एक वायकॉफ नहीं बल्कि और जो बड़े टॉप ट्रेडर्स हैं, उनकी नज़र में, उनके हिसाब से जो आर्ट ऑफ ट्रेडिंग है वो क्या है, वो उसके अंदर है क्या क्या चीज़ है जो आपने सीखनी होती है। आखिर ऐसा क्यों है कि लोगों को ट्रेडर बनने में इतना सारा समय लग जाता है, इतना सारा टाइम लग जाता है, ऐसा क्यों क्यों होता है। अच्छा, कोई ऐसा भी इंसान है जो एक दिन में ट्रेडर बन जाए, या एक महीने में अगर अच्छा ट्रेडर बन जाए, क्या ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल तो खैर है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत लगती है वो काफी सारी है। तो वो मेहनत करने के लिए हमें बड़े बड़े टॉप ट्रेडर्स से जो है ना लेसन्स लेने पड़ेंगे। तो ये एक चीज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, एक एक आइडिया है, उसको बोलते हैं द फेदर्स ड्रॉप। ये फेदर्स ड्रॉप आइडिया क्या है और उसके पीछे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहां से हमें कुछ ट्रेडिंग लेसन मिलते हैं, वो भी हम समझेंगे इस अपने लेक्चर में। और इसके बाद हम देखेंगे वेव स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव ऑफ वाइकॉफ। देखें, वेव स्ट्रक्चर के टर्म्स में भी सोचना एक तरीका होता है, एक वे ऑफ थिंकिंग होता है अबाउट द मार्केट्स, अबाउट ट्रेडिंग। और वेयर टू एग्जिट एंड एंटर, ये भी हम जाहिर डिस्कस करेंगे इसके अंदर। हाउ टू मूव योर स्टॉप लॉस। आप अगर आपने ट्रेड कर लिया, अगर आपने सही जगह पे एंट्री मार ली, अब वो मार्केट जो है वो आपके डायरेक्शन में जा रही है, जो आपका डायरेक्शन था उस तरफ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बाय किया था, अब बाय करने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है, बिल्कुल जा रही है। अब क्या आपको अपना स्टॉप लॉस मूव करते रहना चाहिए, और अगर मूव करना चाहिए तो कैसे मूव करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, जो मैं आपको बार बार, क्योंकि ये ट्रेड मैनेजमेंट का हिस्सा है, तो मैं आपको बार बार बताया करता हूँ कि ट्रेड मैनेजमेंट कैसे होती है। तो ट्रेड मैनेजमेंट बजाय इसके कि मैं आपको अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ट्रेड मैनेजमेंट बताऊं, मेरे ख्याल से मेरा एक्सपीरियंस जो है वो भी काफ़ी है, लेकिन मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस मैंने भी किया हुआ है, लेकिन इससे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो रिचर्ड वायकॉफ और जेसी लिवरमोर और इस तरह के जो ट्रेडर्स हैं उनका है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको उनका एक्सपीरियंस बताऊं और उनके अनुसार जो है एक ट्रेडिंग के अंदर जब आप स्टॉप लॉस को मूव करते हो अपने फेवर में, तो वो कैसे मूव करते हो वो मैं आपको बताऊं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके बाद हम दो जो टॉप ट्रेडर्स हैं दुनिया की तारीख में, उनको हम देखेंगे। एक होता है एक का नाम तो पता है आपको, रिचर्ड वायकॉफ। दूसरे का नाम है जेसी लिवरमोर। जेसी लिवरमोर और वायकॉफ, इस इन दोनों लोगों के दरमियान क्या फर्क है। और अगर आपको एक ऑप्शन मिले कि आप इन दोनों में से कोई एक ट्रेडर चुनो और उसके जैसा आप बन के दिखाओ, तो आप कौन सा ट्रेडर चुनोगे, ये डिस्कस करेंगे हम। और मैंने खुद अपने लिए कौन सा ट्रेडर चुना है, वो मैं कौन बनना चाहता हूँ। मैं वाकऑफ बनना चाहता हूँ, या मैं जेसी लिवरमोर बनना चाहता हूँ। क्या मैं दोनों बन सकता हूँ, क्या इन दोनों को छोड़ देना चाहिए, कोई और थर्ड ट्रेडर होना चाहिए हमारी नजर में जिसको हम फॉलो करें। क्योंकि देखिए, हीरो वर्शिप इज इम्पोर्टेंट। एक आपकी नजर में ट्रेडिंग की करियर में आप देखें ना, जो भी आप फील्ड फॉलो करते हो ना, आपको उस फील्ड के अंदर कुछ हीरोज मिल जाते हैं।
तो हीरो वर्शिप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको उन हीरोज से आपको आइडियाज मिलते हैं कि आप कहाँ कहाँ किस जगह पे आप काम कर सकते हो, अपनी कौन सी एरियाज को इम्प्रूव कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा भी कोई, यानी आपका भी कोई एक ट्रेडिंग हीरो हो। ट्रेडिंग हीरो आपको किसने बनाना, आपने, आप किसको बनाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है, जाहिर है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी टिप्स तो दे सकता हूँ ना। और फिर आखिर में व्हाई यू शुड लिसन टू वाइकॉफ, लिसन टू वाइकॉफ। वाइकॉफ की मैंने जिसे बताया 93 लेसन्स फ्रॉम वाइकॉफ, एक ये छोटी सी किताब है। उसको आप एक बार जरूर देख लें तो आपको उसमें से भी बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। ये मेरी रिकमेंडेशन है। अच्छा, आगे चलकर अब हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि आप किसी से पूछो अगर फॉर एग्जांपल कि क्या ट्रेडिंग एक आर्ट है या साइंस है या दोनों है, तो आपको क्या जवाब मिलेगा? हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर मैथमेटिक्स है, ट्रेडिंग के अंदर आप पिप्स का डिस्कस करते हो, ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी करेंसीज हैं, तो ये सारा जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ये तो साइंस में होती है या आर्ट में नहीं होती। तो शायद आप इस कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि ट्रेडिंग इज अ साइंस। लेकिन बिलीव मी, यू आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग तब तक साइंस है जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, बस। रिस्क मैनेजमेंट वो प्योर साइंस है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन सिंपल मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन वो मैथमेटिक्स जो है वो उसको आप साइंस कह सकते हो, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, सो इट्स अ साइंस। सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसके अलावा दो बड़े कंपोनेंट्स हैं ट्रेडिंग के। एक, मार्केट एनालिसिस, कि आपने मार्केट को कैसे समझना है। ये टेस्टिंग एरिया, ये स्प्रिंग, ये इधर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ट्रेंड चैनल बनाया, डाउन ट्रेंड चैनल बनाया, अप थ्रस्ट को ट्रेड किया, टेस्ट ऑफ अप थ्रस्ट को बाई ट्रेड किया। ये सारी जो एनालिसिस है इसको हम बोलते हैं मार्केट एनालिसिस। ये साइंस नहीं है। और दूसरा इसका एस्पेक्ट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अपनी साइकोलॉजी को समझना और उसको टैकल करके उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना, अपने आप को जानना। ये भी एक आर्ट है। आप इसको साइंस किसी हद तक कह सकते हो, लेकिन मैं जिस कंपोनेंट की बात कर रहा हूं कि वो आर्ट है, वो है मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस एक आर्ट है। मैं आपको बता चुका हूं कि मार्केट के 4 फेजेस होते हैं: अक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन ट्रेंड। सिंपल। लेकिन अब पॉइंट ये है कि क्या हर जगह आपको एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर नजर आएगा? क्या आपको हमेशा ऐसा ही दिखेगा कि अक्यूमुलेशन जो है, पहले उसका सेलिंग क्लाइमेक्स होगा, फिर ऑटोमेटिक रैली होगा, फिर स्प्रिंग होगा, फिर ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ अक्यूमुलेशंस के अंदर जो टेस्टिंग है वो 3 बार होता है, 4 बार होता है, 5 बार होता है, 10 बार भी टेस्टिंग होती है। और कभी कभी टेस्टिंग होती ही नहीं है, जिसको हम बोलते हैं वी शेप अक्यूमुलेशन। मार्केट ऐसे नीचे आया, वी बना के ऊपर चला गया। तो अब इसका क्या करें? इसका क्या सॉल्यूशन है? हम कैसे समझ सकते हैं कि अब मार्केट कहाँ जाएगा? तो देखिए, इसका सॉल्यूशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप पहले ये सारा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो मैं आपको बताया करता हूं उसको समझें। इन लेक्चर्स को बार बार सुने, 10 बार सुने। आपको पूरा खाका आपके मन में बैठ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट है क्या। लेकिन मार्केट की इतनी सारी वेरिएशंस हैं कि रिचर्ड वायकॉफ ने अपनी एक बुक के अंदर लिखा है, जो मैं यहाँ पे आपको कोट करके दिखा रहा हूँ: नो टू सिचुएशंस इन द मार्केट आर आइडेंटिकल। यानी अगर आज आपने एक मार्केट का स्ट्रक्चर देखा है, तो ये आप बी श्योर अबाउट दिस कि इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर दोबारा आपकी जिंदगी में कभी भी रिपीट नहीं होगा। अब क्या ये बैड न्यूज है या गुड न्यूज है? ये एक तरह से बैड न्यूज भी है। क्यों? क्योंकि उसी तरह का स्ट्रक्चर कभी भी दोबारा रिपीट नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मार्केट विल ऑलवेज कीप चेंजिंग। तो अब जब ये बात नए ट्रेडर्स पहली बार सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सर, ये तो फिर हम कैसे सीखेंगे मार्केट का एनालिसिस? इतना भी मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट का ब्रॉड जो फ्रेमवर्क है वो रिपीट नहीं होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, और वाइकॉफ भी यही कह रहे हैं, कि एग्जैक्टली वैसा का वैसा सिचुएशन दोबारा मार्केट में रिपीट नहीं होगा। यानी अगर यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स बना था, उसके फौरन बाद नो सप्लाई आया और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, तो एग्जैक्टली वैसा का वैसा ढांचा एग्जैक्टली वैसा नहीं बनेगा। लेकिन उस तरह का थोड़ा सा आगे पीछे करके उसी तरह का बनेगा। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट एनालिसिस इज एन आर्ट।
ये वायकॉफ ने बार-बार अपनी किताब में लिखा है कि मार्केट एनालिसिस को समझना एक आर्ट है। उसको समझने के लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। पहले मार्केट को समझें, जिसे मैं आपको समझाता हूँ, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, उसके बाद जाकर उसका बैक टेस्टिंग करें। स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई, उसको बार-बार बैक टेस्टिंग करें, आपको पता लग जाएगा कि ये सर ने जो बताया था, इट इज़ वर्किंग और फिर वो आपके ज़हन में बैठ जाएगा, मन में बैठ जाएगा और फिर आप उसको आसानी से यूज़ कर पाओगे। फिर भले मार्केट चेंज भी हो जाए, आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे बाय करना है, यहाँ सेल करना है। वेरी ईज़ी। लेकिन आफ्टर सम टाइम एक और वंडरफुल आइडिया है। वो क्या है? वो है फेदर्स ड्रॉप। फेदर्स ड्रॉप यानी एक बर्ड होता है ना, एक एक परिंदा। परिंदे का एक पंख, एक फेदर, वो अगर गिर जाए, कहीं पे आकर गिरे, तो क्या उस जगह को डैमेज करेगा? क्या उस जगह को कोई फ़र्क पड़ेगा? यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हाथ पे आकर किसी परिंदे का पंख गिर जाए, तो क्या आपके हाथ में कोई वेट फ़ील होगा? कोई आपको बर्डन फ़ील होगा? बिल्कुल भी नहीं, ज़रा-सा भी नहीं। यानी इतना कम वेट होता है एक फेदर का, एक बर्ड का जो एक एक परिंदे का जो पंख है, उसका इतना कम वेट होता है, इतना कम वज़न होता है, कि वो नॉर्मली तो फ़ील ही नहीं होता। लेकिन इतना भी अगर थोड़ा फ़र्क पड़ जाए मार्केट में, तो मार्केट रिवर्स हो सकता है। वायकॉफ कह रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशंस कभी-कभार मार्केट में आती है। हर वक़्त ऐसा नहीं होता। हर वक़्त ऐसा नहीं होता। लेकिन मार्केट के अंदर कुछ ऐसी पॉइंट्स होती हैं, कुछ ऐसी लोकेशंस होती हैं कि जहाँ पे अगर फेदर ड्रॉप भी किसी एक साइड पर चला जाए, तो सारा का सारा मार्केट उस तरफ चला जाएगा। कैसे? हमने इसी लेक्चर सीरीज़ में डिमांड एंड सप्लाई का भी डिस्कस किया हुआ है। डिमांड ज़ोन्स होती हैं, सप्लाई ज़ोन्स होती हैं। एक तो होता है बिल्कुल सिंपल सप्लाई ज़ोन, वहाँ पे मार्केट जब टच करेगा, नीचे गिर जाएगा। दोबारा टच करेगा, फिर नीचे गिर जाएगा, फिर टच करेगा, फिर नीचे गिर जाएगा। और दूसरी होती है डिमांड ज़ोन या बाइंग ज़ोन। मार्केट ने उसको टच किया ऊपर, फिर टच किया फिर ऊपर, फिर टच किया फिर ऊपर, टच करते ही ऊपर। तो ये होती है डिमांड ज़ोन या बाइंग ज़ोन। यानी उस एरिया में, उस ज़ोन के अंदर हेवी बाइंग हो रही है और जो सेलिंग ज़ोन है, जो सप्लाई ज़ोन है, उसके अंदर हेवी सप्लाई है, हेवी सेलिंग हो रही है। तो ये तो हमें समझ आता है। लेकिन कभी-कभार मार्केट बिल्कुल दरमियान में होता है, इन द मिडल ऑफ नोवेयर। वहाँ पे डिमांड और सप्लाई फोर्सेस दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं। अब वहाँ पे फैसला कौन करेगा? वहाँ पे फैसला एक फेदर्स ड्रॉप करता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। वो फेदर्स ड्रॉप से ही तय हो जाता है। अब हमारे लिए क्या लेसन है? इसमें से हम क्या करें? इस लेसन को हम अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कैसे करेंगे? तो यूज़ ऐसे करेंगे कि जब भी आप एक रेंज फॉर्म होते हुए देखो और अगर आपको ये श्योर नहीं है कि उसके बैकग्राउंड में जो वेव है, वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है या वीकनेस शो कर रहा है, यू डोंट नो। और जो रेंज बन रहा है, उसके अंदर भी कोई साइन्स ऑफ वीकनेस या साइन्स ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है। ये कब होगा? ये तब होगा जब डिमांड और सप्लाई फोर्सेस दोनों इक्वल हों। तब आपको कोई भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ या कोई भी साइन ऑफ वीकनेस उस रेंज के अंदर नज़र नहीं आएगा। नॉर्मली वैसे आपको एक रेंज के अंदर साइन्स ऑफ स्ट्रेंथ नज़र आ जाते हैं। स्ट्रेंथ, 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 फिर आखिर में एक स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद सीधा ऊपर। या किसी रेंज के अंदर वीकनेस, 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 फिर अपथ्रस्ट, फिर सीधा नीचे। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। ओवरबॉट, ओवरबॉट के बाद मल्टीपल आपको नो डिमांड बार्स नज़र आएँगे। जो रैली बनेगी वो वीक होगी, रैली का वॉल्यूम नहीं होगा, लेकिन जो रिएक्शन होगा, जो नीचे जब वेव आएगी तो उसका हेवी वॉल्यूम होगा, उसके स्प्रेड यानी साइज़ेज़ भी बहुत बड़े होंगे बार्स के। ये तो क्लियर साइन्स ऑफ वीकनेस है ना, इसमें तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस दोनों इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं ज़ाहिर है। तो आखिर में जो फैसला होता है, वो फेदर्स ड्रॉप करता है। यानी एक रेंज चलता, 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 चलता आपको आखिर में एक क्लू देता है। वो क्लू कौन-सा होता है? या स्प्रिंग या अपथ्रस्ट। अब दोनों में से जो भी हो, आप उसकी साइड पे चले जाओ। तो करना ये है कि जॉइन द हेवियर साइड। जो साइड हेवी हो गई, भारी पड़ गई, उसको जॉइन करो, उसके साथ चले जाओ। अगर स्प्रिंग फॉर्म हुआ, तो अब मार्केट ऊपर जाएगी, स्प्रिंग पे बाय करके ऊपर। अगर अपथ्रस्ट हुआ, तो अपथ्रस्ट पे सेल करके नीचे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और ये लेसन मैंने कई बार यूज़ किया हुआ है। कई बार मुझे समझ नहीं आता
कि यार ये वाला जो रेंज बना है, ये है तो रेंज। अच्छा, वो जो बार्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के मतलब एक साथ ही होते हैं सारे, पता ही नहीं चलता क्योंकि अप डाउन भी नहीं हो रहे होते ना। एक बार, उसके बाद दूसरा बार, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे बार्स नजर आ रहे हैं। कोई अप डाउन, कोई ज्यादा अप डाउन नहीं हो रहा, यानी इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। अब मैं क्या करूं? वेट करें, वेट करके एंड में आपको वो जो रेंज होगा वो रिजॉल्व करेगा अपने आप को, किस साइड पे, जिस साइड का वॉल्यूम हैवी होगा उस साइड। तो आपको पता चल जाएगा, फिर आप उस साइड के साथ गेम खेलोगे, उस साइड की तरफ चले जाओगे गेम। वेव स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव क्या है? ये बहुत जबरदस्त किस्म का पर्सपेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। और आपको, मे भी आपने फील किया हो या नहीं, लेकिन मैंने इन लेक्चर्स के अंदर मैंने कई बार जो आपको एनालिसिस दिया है वो वेव एनालिसिस होता है। वो कैसे? आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ वेव एनालिसिस। अब वेव एनालिसिस क्या होता है, ये देखें। यहाँ पे, यहाँ से लेकर, मैं पहले आपको इंडिकेट करके दिखाऊं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो रेंज है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो आपके अप वेव्स हैं, स्टार्टिंग विथ दिस, चले मैं इसको निकालता हूं, स्टार्टिंग विथ दिस अप मूव, ये फर्स्ट अप मूव है। आपको जो अप मूव्स हैं वो डोमिनेट करते नजर आ रहे हैं। ये अप मूव, अभी तक डाउन मूव भी स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे अप मूव बिल्कुल क्लियरली डोमिनेट कर गया। अब जो डाउन मूव है वो छोटा है, अप मूव अच्छा खासा है। चले, यहाँ पे डाउन मूव इक्वल हो गया, लेकिन फिर अप मूव डोमिनेट कर गया। एक बड़ा डाउन मूव, उसके बाद इतना बड़ा अप मूव। तो यहाँ तक हमारे पास, ये देखें, ये वी फॉर्मेशन। अच्छा, ये देखें, ये जो वेव्स हैं ये आपको बहुत कुछ बताती हैं। कैसे? इसका मैंने आपको शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट वाले लेक्चर में भी बताया था कि वेव्स को नोट करें। वेव्स आपको बहुत कुछ बताती हैं। ये जो अप वेव है, ये यहाँ पे ये वाले जो बार्स बन रहे हैं ना, ये वाले बार्स, ये हमें शो करते हैं कि अप वेव एग्जॉस्ट हो गया है। अप वेव इज गोना बी नो मोर। और इसका आपको फर्स्ट कंफर्मेशन मिलता है डाउन वेव के फॉर्म में। ये देखें, हेवी डाउन वेव। अब जो अप वेव है वो बिल्कुल छोटा, वीक रैली, रिमेंबर वीक रैली, फिर हेवी डाउन वेव, फिर नॉट अ गुड अप वेव, गुड डाउन वेव। ईज ऑफ मूवमेंट, ये नोट करें, ईज ऑफ मूवमेंट जो है वो हमेशा लार्जर वेव्स के फेवर में होता है। जिस तरफ लार्जर वेव है उस तरफ आपको ईज ऑफ मूवमेंट नजर आता है। और अगर आपको ईज ऑफ मूवमेंट एक साइड पे नजर आए तो आप क्या करोगे? आप उसी साइड को ट्रेंड मानोगे और उसी साइड के साथ जाओगे। यहां से हमें नजर आया कि जो डाउन वेव्स हैं वो डोमिनेट कर रही हैं, अप वेव्स इतना डोमिनेट नहीं कर रही। डाउन वेव डोमिनेंट है, अप वेव में ईज ऑफ मूवमेंट नहीं है। डाउन वेव में ईज ऑफ मूवमेंट है, अप वेव बिल्कुल भी वीक रैली है। फिर डाउन वेव देखें कितनी जोर से। तो क्या नजर आ रहा है आपको? आपको नजर आ रहा है कि डाउन वेव्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो अब आप क्या करोगे? नाउ यू विल लुक फॉर अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, जो कि यहाँ पे आपको मिल गई इन द फॉर्म ऑफ दिस बार राइट हियर। और जब आपने यहाँ पे सेल किया तो इतना सारा आपके फेवर में गया मार्केट। तो ये वेव्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझाता है, ये आपको बताता है कि मार्केट का लार्जर बायस किस तरफ है। और ये वेव वे ऑफ थिंकिंग, या इसको आप वेव मेंटेलिटी बोलो या वेव माइंडसेट बोलो, वेव्स के फॉर्म में सोचना, इट कम्स फ्रॉम रिचर्ड वायकॉफ हिमसेल्फ। ही इज द पायोनियर ऑफ दिस वे ऑफ थिंकिंग। अच्छा, ये भी मजे की बात है कि आपको मार्केट के बारे में, ब्रॉड मार्केट के बारे में, फॉर एग्जांपल S&P 500 के बारे में, निफ्टी के बारे में, या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, जो आपको गुरुज बताते हैं, बड़े बड़े गुरुज, उससे कई ज्यादा अच्छा एनालिसिस आपको वेव फॉर्मेशन बताता है। इफ यू नो हाउ टू रीड द वेव स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, आप उन बड़े गुरुओं से भी अच्छा एनालिसिस कर सकते हो, आप बड़ी अच्छी प्रिडिक्शंस लगा सकते हो, अगर आपको ये पता हो कि वेव्स क्या बता रही हैं। क्योंकि वेव्स आर ऑलवेज टेलिंग यू अ स्टोरी। अब बहुत यूजफुल क्वेश्चन, वेयर टू एंटर एंड वेयर टू एग्जिट, ये हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, लेकिन एक मैं आपको मजीद वो देता हूँ, हिंट देता हूँ। वो ये कि आप हमेशा टेस्ट पे या ट्रैप पे या कॉन्फ्लुएंस पे एंट्री मारोगे। वो कैसे? टेस्ट पे कैसे? टेस्ट
ये देखिए, ये फॉर एग्जांपल ये टेस्ट है, ये वाला, ये नो सप्लाई टेस्ट है, ये वाला रेड, ये नो सप्लाई टेस्ट है, इस पे बाय किया, थोड़ा आगे चलकर एग्जिट कर दिया। ये वाला एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बार है, ये वाला, इस पे सेल करें, या इससे भी बेहतर होगा कि आप इस पे सेल करें, ये भी एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बार है, इस पे सेल करें या इस पे सेल करो, ये वाला, ये क्लियर नो डिमांड बार है, ठीक है, ये नो डिमांड बार है। मैं इसको निकालता हूं ताकि कंफ्यूजन, इधर नो डिमांड बार पे आपने सेल किया है, क्यों? क्योंकि ये टेस्ट है, टेस्ट पे सेल किया नीचे, ये तो हो गया टेस्ट पे सेल करना। अब ट्रैप क्या होता है? ट्रैप, ट्रैप के लिए पहले आप ये देखो जरा, ये वाला, ये मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो यहाँ पे आपने क्या किया, रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस लाइन बनाया यहाँ पे। अब मार्केट उसके बाद मजीद ऊपर गया और भी ऊपर गया, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय कर लिया, उन्होंने ये सोचा कि यार ये मार्केट तो ऊपर जा रहा है, यानी इस रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया, तो क्या करेंगे लोग, यहाँ पे कुछ लोग बाय करेंगे, वो लोग ट्रैप हो जाएंगे जब मार्केट नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ना, ये मार्केट यहाँ पे क्लोज डाउन क्लोज हो रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर गया लेकिन वापस रिवर्स होकर वापस आकर नीचे क्लोज हुआ, तो ये एक्सेलेंट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसको हम बोलते हैं बुल ट्रैप, या इसको अपथ्रस्ट बोलते हैं। तो मैं जनरल टर्म यूज कर रहा हूँ, ट्रैप। और इसी तरह स्प्रिंग जो है वो आपके लिए क्या है, वो अमेजिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये देख लो, ये वाला स्प्रिंग है ना, ये वाला स्प्रिंग है, क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट, फिर सपोर्ट को नीचे ब्रेक करके मार्केट रिवर्स हुआ, तो आप अगर यहाँ पे बाय करो, और वैसे ये बार इटसेल्फ जो है, ये अगर आप गौर करो तो ये नो सप्लाई टेस्ट बार है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, बाय किया आपने, इधर आपने एग्जिट कर दिया, खत्म। क्यों? ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं एग्जिट करने का क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये नो डिमांड बार है, नो डिमांड के बाद क्या होता है, मार्केट नीचे आता है। इसी चीज को मैं बोला करता हूँ फर्स्ट साइंस ऑफ अपोजिशन, आपके अगेंस्ट मार्केट जाने लगा है, ये आपको कैसे पता चलता है? जब आपके अपोजिट वाला टेस्ट परफॉर्म करे मार्केट, तो ये क्या है, ये टेस्ट बार है ना, सिंपल टेस्ट बार, नो डिमांड, खत्म, एग्जिट, इधर बाय किया, इधर एग्जिट कर दिया। अगर यहाँ पे आपके पास करेज हो, हिम्मत हो बाय करने की, पुल द ट्रिगर, आपने बाय कर लिया और आपने इस बार के क्लोज पे एग्जिट किया, कितना बना, 4.5%, एक ट्रेड में से 4.5%, कितना टाइम, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अंदर, 15 मिनट के अंदर अंदर आपका टीपी हिट हो गया, 4.5% आपने कमाए, आपका दिन सफल हो गया। तो ये एक तरीका होता है सिंपल, ट्रैप्स पे बाय करो, यानी ट्रेड करो, बाय या सेल जो भी, ट्रैप्स पे ट्रेड करो, टेस्ट पे ट्रेड करो, कॉन्फ्लुएंस पे ट्रेड करो। कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, जहां पे दो लाइंस आपस में एक जगह आकर टकराएं, कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ओवरसोल्ड भी हो जाए और नीचे सपोर्ट भी हो, तो जबरदस्त है बाइंग के लिए, ओवरबॉट भी हो जाए और ऊपर रेजिस्टेंस भी हो, तो ये जबरदस्त है सेलिंग के लिए। आगे चलते हैं, हमारे पास आज टाइम कम है, बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने की। हाउ टू मूव योर स्टॉप लॉस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करते क्या है हम, लेट्स से आपने यहाँ पे बाय किया, और यहाँ पे बाय करने के बाद आप क्या करोगे, अपना एसएल जो है आपका, वो आप मूव करते जाओगे। जब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल करोगे, तो आप क्या करोगे, अपना एसएल भी मूव करते जाओगे। क्यों सेल करोगे? क्योंकि ये क्या है, ये अप थ्रस्ट है, यानी बुल ट्रैप है। तो आप क्या करोगे, इसके साथ साथ जैसे ही मार्केट जोर से नीचे गया, तो आपने अपना एसएल भी नीचे मूव किया। कैसे मूव किया, वो भी मैं आपको इलस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। लेट्स से आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे आपने बाय किया, ठीक है, और आपने इसके नीचे एसएल रखा, और आपको ये था कि ये मार्केट जो है अभी ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि आपने यहाँ से ट्रेंड चैनल बनाया, क्योंकि इधर से लेकर ये ऐसे चलता गया ट्रेंड चैनल, ठीक है, और इसी ट्रेंड चैनल को आपने क्लोन करके यहाँ रखा, तो आपको नजर आया कि मार्केट तो अभी मजीद बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन जाहिर है यहाँ पे आप एसओटी लाइन भी बनाओगे, जो कि इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन मैं आपको फिलहाल ये बता रहा हूँ कि आप एग्जिट कहाँ करोगे और कैसे आप अपने एसएल को मूव करोगे। बहरहाल आपने यहाँ पे बाय किया, बाय करके आपने अपना, शुरू में ये एसओटी लाइन नहीं था तो मैं इसको यहाँ रखूंगा, आपने अपना यहाँ पे टीपी, इधर आपने फॉर एग्जांपल टीपी कहीं रख दिया, लेकिन फिर आपने देखा कि यार मार्केट तो आपके फेवर में मूव कर रहा है, तो आपका एसएल
सपोज करें कि आपका एसएल जो है वो ये वाला रेड लाइन है, ये वाला रेड लाइन आपका एसएल, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ। अब आप क्या करोगे, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर फिर दोबारा यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड हो गया और ये वाला देखें एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बार इन योर फेवर, अप ट्रेंड में जा रहा है, तो दिस इज एन अगेन एन अदर अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू बाय। लेकिन ये वाला जो ट्रेड है, इसका एसएल, इसको पहले ठिकाने लगाना है, फिर आपने दोबारा ट्रेड करना है। वो कैसे, इसका एसएल उठा के आपने ब्रेक इवन के ऊपर रख दिया। ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां पे आपका एंट्री लोकेशन है एग्जैक्टली वहां पे आपने एसएल रखा अपना। तो अब अगर आपका एसएल हिट भी हो जाए तो आपको लॉस नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे आपने अपना एसएल रखा, रख के दोबारा आपने इसमें एंट्री मारनी। तो अब मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, आप क्या करेंगे, इस एसएल को मूव करते जाएंगे। स्पेशली जब आपको इस तरह का ह्यूज अप बार नजर आए तो आप क्या करते हो, अपने एसएल को ऊपर उठा के इस अप बार के ऊपर रखते हो, मतलब इस अप बार के दरमियान में रख देते हो। फिर आप यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स बनाते हो और अब क्या करोगे, अब आप इस सपोर्ट लेवल के नीचे अपना एसएल छुपा के रखोगे। चलें इसको मैं ब्लैक करता हूं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। ये सपोर्ट लेवल है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले एसएल को इसके नीचे छुपा के रखेंगे। अब हम सेफ है। अब मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हमारा फायदा, अगर नहीं जाता और वापस आकर इसी सपोर्ट को पेनिट्रेट करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि आपका जो आप स्टॉप आउट हो जाओगे वो लॉस पे नहीं होगा, अब ये प्रॉफिट पे आप स्टॉप आउट हो जाओगे। तो ऐसे मूव करना है जब आपका एसएल आपके फेवर में जा रहा हो। अब जाहिर सी बात है कभी कभार आपका एसएल ब्रेक इवन पे हिट हो जाता है। वो कैसे, वो ऐसे कि आपने सपोज करें इस पे आपने सेल किया, ठीक है, आपने इस पे सेल किया, इधर आपने सेल किया, आपका एसएल इसके ऊपर था, मार्केट को आपने समझा ये बहुत नीचे जाएगा, मार्केट नीचे गया, लेकिन लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ तक पहुंचा तो आपने अपना एसएल उठा के इधर रख दिया। मार्केट मार्केट कहाँ है, मार्केट यहाँ तक पहुंच गया है, आपका एसएल ये वाला है, आप समझ रहे हो कि मेरा एसएल सेफ है। लेकिन मार्केट वापस दोबारा आया उसी लेवल को टेस्ट करने आया तो आपको स्टॉप आउट किया। आप क्या करोगे, आप दोबारा भी इधर एंटर हो सकते हो, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप दोबारा एंटर हो गए, फिर मार्केट नीचे आपके फेवर में, तो ये भी एक तरीका होता है। लेकिन अगर आप एसएल आउट हो जाते हो, स्टॉप आउट हो जाते हो, तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं है ना, इसलिए आप भले स्टॉप आउट हो जाओ, वो भी मसला नहीं। और तीसरा तरीका होता है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। ट्रेलिंग स्टॉप क्या करता है, वो आपके साथ साथ मार्केट जैसे जैसे आपके फेवर में जाएगा ना, तो ट्रेलिंग स्टॉप उसके पीछे 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 जाता चलता जाएगा। तो कई बार ये होता है कि मेरा एक ट्रेड जो है वो फॉर एग्जांपल एक महीने तक चलता रहा, वैसे मैं एक दिन में ट्रेड करता हूँ, मैं डे ट्रेडर हूँ, थोड़े टाइम में मेरा ट्रेड खत्म हो जाता है, 15-20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ट्रेड करता हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं करता। लेकिन मैंने एक ट्रेड लगाया, उसके साथ मैंने, क्योंकि वो बहुत दूर तक गया, तो मैंने क्या किया, मैंने उसके पीछे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मार्केट ऊपर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप है वो भी उसके साथ साथ ऊपर चलता जाएगा। और जब मार्केट वापस रिवर्स करेगा तो वो मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करेगा, तो वहां तक मेरा काफी सारा प्रॉफिट हो चुका होगा। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप भी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। अब क्वेश्चन, आप वाइकॉफ की तरह बनना चाहते हो या जेसी लिवरमोर? छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। रिचर्ड वाइकॉफ जो है उसने अपनी जिंदगी में बहुत पैसे कमाए, उतने नहीं कमाए जितने जेसी लिवरमोर ने कमाए, यानी कमाने के हिसाब से देखा जाए तो जेसी लिवरमोर वाज अ मिलियनियर, शुरू में ही मिलियनियर बन गया। रिचर्ड वाइकॉफ आहिस्ता आहिस्ता मिलियनियर बना, रिचर्ड वाइकॉफ भी मिलियनियर बना। लेकिन वाइकॉफ और लिवरमोर में ये फर्क है कि रिचर्ड वाइकॉफ ने अपने प्रॉफिट्स को मार्केट से निकाला, अपनी जिंदगी में एंजॉय किया, बैंक में रखा वो पैसा, उसमें से अच्छी जिंदगी गुजारी, गाड़ियां ली, ऐश अयाशी की। और जेसी लिवरमोर, उसने अपनी जिंदगी में पैसा एंजॉय नहीं किया, उसने बहुत सारे पैसे कमाए एकदम से, और फिर वो एकदम से सारे के सारे पैसे उसने लूज कर दिए, और फिर एंड में जेसी लिवरमोर कमिटेड सुसाइड। तो आपने क्या करना है, आप लिवरमोर की तरह बनना चाहते हो या वाइकॉफ की तरह बनना चाहते हो? जाहिर सी बात है हम कोशिश करेंगे कि हम वाइकॉफ की तरह बने। क्यों, क्योंकि वाइकॉफ आपको बताता है कि अपने अंदर पेशेंस डेवलप करो, प्रॉफिट्स को संभाल के रखो, मार्केट को वापस ना दे दो प्रॉफिट्स, ग्रीडी ना बनो, और हैप्पी हेल्दी लाइफ गुजारो। ये रिसोर्सेज हैं
Thank you so much. I'll see you next time. Thank you for watching and take care. Goodbye.